चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और अपवर्तन में हमने समझा था कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते ही अपना नेचर बदल लेता है। नेचर में क्या चेंजिंग होता है? प्रकाश के चाल बदल जाता है, पथ बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। आज हम लोग उसके आगे समझेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रकाश जो होते हैं किसके वजह से हमें वस्तुएं जो होती हैं छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। ये भी चीजें हम लोगों ने देखा था कि जब पर कोई प्रकाश की किरण जो होती है वो, अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण वस्तु से आंख में आना चाहिए कि आंख से वस्तु में जाना चाहिए? आंख से वस्तु में आना चाहिए। और उसके बाद उसी को डॉट डॉट से सीधे मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ये चीजें हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे। आज हम लोग अपवर्तन से ही संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। आज हम लोग अपवर्तनांक अगर बढ़िया से समझ गए तो हमें स्नेल का नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसके बेस पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसे समझने के लिए आज आपको ये अपवर्तनांक एकदम बेहतरीन तरीका से समझना है। हम पूरा डिटेल में बताएंगे अपवर्तनांक का यूज कहाँ पर होता है। तो देखो, अपवर्तनांक शब्द जैसे हम यूज करते हैं लाइट में, वो ऐसे ही आप डेंसिटी का नाम सुने होंगे, घनत्व का। ठीक है, इसको उसी से रिलेट करने का बात है, घनत्व से। जैसे तुम सीखे हो घनत्व में, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें इसका घनत्व में, तो घनत्व मतलब जो जिसमें घनापन का बात किया जाए, जिसका घनापन कणों के बीच घनापन ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका घनत्व ज्यादा है। जैसे आप रुई और लोहा को ले लीजिए, लोहा में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो घनापन उसमें क्या है? ज्यादा है। इतना सा रुई और इतना सा लोहा में भारी कौन होगा? इतना लोहा, क्योंकि लोहा बहुत मतलब कि घना होता है, उनके कण घने होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लोहा का घनत्व क्या है? ज्यादा है और रुई का घनत्व क्या है? कम है। इतना बात तो एकदम मालूम होगा आपको। अगर ये मालूम है तो बहुत मजा आएगा आपको समझने में, अपवर्तनांक समझने में। वैसे ही अपवर्तनांक भी है। अपवर्तनांक वैसे ही तो है लेकिन ये अलग है, इसे आप समझिए बढ़िया से। हाँ, इसका यूज हम लोग बार बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। जैसे आपको कुछ प्रश्न आपको हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम उत्तल लेंस को पानी में डाल देंगे तो क्या उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी? और बदल जाएगी तो कितनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? अगर हम किसी लेंस को पानी में डाल देते हैं तो किस तरह के लेंस को पानी में डाल देने से वो गायब हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा? अजीब अजीब तरह के प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग को एकदम कंफ्यूज कर देगा। ऐसे ऐसे सवाल, और उन सवालों को अगर समझना है तो तुम्हें अपवर्तनांक समझना होगा। ये 10 क्लास के लेवल का बात नहीं हो रहा है, तुमको 10 क्लास में जितना पढ़ लिए उसके ऊपर के लेवल का बात हो रहा है। और उसके चीजों को समझने के लिए अपवर्तनांक डिटेल में समझना जरूरी है कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक देखा जाए तो एक संख्या है, नंबर है। और वो नंबर जो होता है ये बताता है कि कौन से चीज में प्रकाश का चाल ज्यादा है और कौन से चीज में प्रकाश का चाल कम है। यहाँ तक कि कई तरह के इंफॉर्मेशन हमको देता है, जैसे घनत्व के बारे में। अब हम आपसे कहें कि कांच में और पानी में बताओ किसका घनत्व ज्यादा है? कांच का। कांच का घनत्व क्या है? ज्यादा है। और पानी का घनत्व कम है। उसी तरह से आपको ध्यान से समझना है कि अगर मैं ये कहूँ कि घनत्व जिसमें ज्यादा होगा, अगर घनत्व ज्यादा है कांच का, तो अगर हमसे कहें कि हम कहें कि भाई अपवर्तनांक बताओ कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक को समझने के लिए सीधा सीधा डिफाइन किया गया है कि दो चीजों में तुलना की गई है, दो चालों में तुलना की गई है। जैसे हम कहें कि राम नाम का एक लड़का जो है वो 50 मीटर प्रति सेकंड के दर से गति में है और श्याम नाम का जो लड़का है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील है। अब देखना, हम अपवर्तनांक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राम का स्पीड 50, श्याम का स्पीड 10। अब मैं खाली गुना शब्द तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो राम कितना गुना तेज है श्याम से? 5 गुना।
तुमने किसका स्पीड बताया? राम का। किसके सापेक्ष बताया? श्याम के सापेक्ष बताया कि भाई राम का स्पीड ना 5 गुना है। और इसे निकालने के लिए तुमने क्या किया? बस राम के स्पीड में 50 मीटर प्रति सेकेंड और क्या निकाल दिए? 10 से भाग दे दिए। 10 मीटर मीटर प्रति सेकेंड तो खत्म हो गया, कट के क्या आया? 5 आया। तो 5 हम कह रहे हैं कि 5 गुना स्पीड है किसका? राम का। किसके तुलना में? अब सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुने। अब मैं तुमसे कहूँ दुनिया में सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है, लेकिन आप ये भी पढ़े हैं कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 गुने 10 के पावर 8। और किस में? वायु या निर्वात में। यही ना पढ़े हो? ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, एकदम मजा आएगा समझने में। वायु और निर्वात में ये स्पीड होता है। अब हम इतना तो जानते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड किसी चीज में नहीं होता। ठीक है, अब सुनो इस चीज को, और फिर राम श्याम वाला बात पर भी आएगा। लाइट का स्पीड वायु में इतना है, तुमको मालूम होगा कांच में कितना स्पीड पढ़े हो? कांच में कितना होता है? 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में पढ़ा होगा 2.25 गुने 10 के पावर 8, लेकिन कांच में तो इतना होता है। और सभी बच्चों को बताना है कांच में लाइट का स्पीड ज्यादा है कि वायु में कितना ज्यादा है? वायु में। अब हम यहाँ पे राम श्याम वाला बात पूछ रहे हैं, कितना गुना ज्यादा है? अगर तुम्हें ये पता करना हो लाइट का स्पीड कांच से कितना गुना ज्यादा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि 3 गुने 10 के पावर 8 जो सबसे ज्यादा है उसमें भाग देंगे 2 गुने 10 के पावर 8 से। मीटर प्रति सेकेंड मीटर 7 कट गया और तुम्हारा आएगा कितना? 1.5। तो तुम कहोगे 1.5 गुना ज्यादा है। एहन कहोगे 1.5 को 1.5 गुना कहोगे या 1.5 गुना कहोगे। यही है अपवर्तनांक, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो नंबर आया यही अपवर्तनांक है, बशर्ते कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा देर पहले तुम लोगों ने राम और श्याम वाला बात पढ़ा था कि राम और श्याम में तेज कौन है? राम तेज है। वायु और कांच में, वायु और कांच में ही ना बोले हैं, तेज कौन है? वायु। वहां वायु है, यह राम और श्याम। इसमें बताने का तरीका 2 तरीका हो सकता है। हम ये बोलेंगे कि राम तेज है श्याम से 5 गुना तेज है, राम 5 गुना तेज है श्याम से। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि बताओ श्याम का स्पीड कितना है, तो इसे कहने का हम कैसे कहेंगे इसको? श्याम का स्पीड राम से 5 गुना कम है। बात बुझाया? तो जो तुमने श्याम के बारे में बताया ना, देखो राम के बारे में भी बोल सकते हैं, श्याम के बारे में भी बोल सकते हैं। अब सभी बच्चे एक और बात बढ़िया से सुनोगे एकदम ध्यान से। मैंने कहा गीता नाम की एक लड़की, इसका स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो बताओ गीता के चाल क्या है और श्याम के चाल क्या है? किसके तुलना में? राम के तुलना में। तो तुम कहोगे कि सर राम के तुलना में ना श्याम 5 गुना स्लो है ना, कम है। कम बोलो या स्लो, धीरे बोलो। और गीता को क्या कहोगे? राम की तुलना में ही 25 गुना। तुम 25 गुना कहोगे, लेकिन राम तो फिक्स है ना कि वो 50 के ही जा रहा है। तो सभी बच्चे बताइए दुनिया में जितना भी माध्यम है, देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैं वो बता रहा हूँ। अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो चीज समझना है। वायु में प्रकाश की चाल से ज्यादा या निर्वात में प्रकाश की चाल से ज्यादा दुनिया में कोई और ऐसा माध्यम है जो तुम बता सकते हो जिसमें उससे ज्यादा प्रकाश का चाल होता हो? 3 गुने 10 के पावर 8 से ज्यादा कभी सुने हो प्रकाश का चाल किसी माध्यम में? इसका मतलब इस दुनिया में अब तक इंसानों के द्वारा खोजा गया जितना भी माध्यम है, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं जिसमें प्रकाश का चाल कितना से ज्यादा हो? 3 गुना 10 के पावर 8 से ज्यादा हो। ये तो बात तय है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंपैरिजन अलग अलग माध्यम के लिए करना हो, अलग अलग माध्यम के लिए करना हो, तो हमें हमेशा 3 गुने 10 के पावर 8 में, जिसको C से सूचित किया जाता है,
सी से सूचित किया जाता है, हमेशा इसी में भाग देना होगा, है कि नहीं। जैसे कांच का तुलना करना है तो हम कहेंगे कि भाई 1.5 गुना प्रकाश का चाल जो है कम है कि ज्यादा है, पर कांच का कम है बोलेंगे। अगर हम कम शब्द हटा दे, हम सीधे बोले कि देखो वायु का, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, 1.5 होता है, तो तुम सीख जाओगे ओ सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि वायु के चाल से कम चाल है किसका। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, बताओ। मेरा सवाल ये है कि मान लो दो दुनिया का कोई ऐसा माध्यम दे दिया जिसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन कह दिया कि एक अपवर्तनांक का मान म्यू, म्यू से सूचित किया जाता है, अपवर्तनांक है एन से, तो हम बोले कि म्यू1 का मान 2.5 है और म्यू2 का मान 3.1 है। सभी बच्चे बताएं जिस माध्यम का अपवर्तनांक 3.1 है और जिस माध्यम का 2.5 है, किसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होगा। बोलो, प्रकाश का चाल किसमें ज्यादा होगा। 3.1 में, 3.1 में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा। अभी तो तुम लोग ये बताए हो कि सर 1.5 का मतलब हो गया कांच में प्रकाश का चाल जो होता है उसके अपवर्तनांक कितना है, 1.5। वायु और कांच के लिए ना हम कांच शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बोलते तो वायु भी बोल सकते हैं कि वायु में प्रकाश का चाल क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन हम सबका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वायु से कर रहे हैं। और तुम बोलो सबका कंपैरिजन अगर वायु से कर रहे हैं, 2.5 आया, एक माध्यम है, एक माध्यम 3.1 है, ऐसे नहीं बुझा है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। तुमने वायु में भाग दिया किस चीज से, कांच से, कितना आया 1.5। चलो एक और माध्यम ले लो, वायु में तुम पानी से भाग दे दो, पानी में प्रकाश के चाल 3 गुने 10 के पावर कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, पानी में प्रकाश का चाल 2.25 10 के पावर 8, काट दो, 3 डबल 0 दे दो, 200 कितना हो गया, 25 हो गया। अब 300 में 225 से भाग देना चाहते हो तो आप एक मरतबे में चल जाइए, 225 कितना है 75, दशमलव दे दीजिए, 0 हो गया। कितना मरतबे जाना चाहिए, आए 3, 3 दूना 6, आए 4 मरतबे जाइएगा तो 4 दूना 3 मरतबे, चलिए 3 मरतबे चलते हैं तो 5 3 15, 3 दूना 6 आए 7 और 3 दूना 6, यही ना होगा। बोलो कितना आया, आगे भी बढ़ सकते हैं, 1.3, मतलब इसमें भाग दिए तो हमारा वैल्यू आया हाई वाला टोटल वैल्यू 1.3, और यहाँ क्या है, ज्यादा कौन है 1.5, कम कौन है। अब सभी बच्चे ये बताइए कांच में और पानी में किसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। 3 गो माध्यम है, वायु, कांच, पानी। वायु में तो सबसे ज्यादा, कांच और पानी में ज्यादा किसमें, पानी में, क्योंकि पानी जो है विरल माध्यम है, किसके अपेक्षा, कांच के अपेक्षा। इतना तो बुझा रहा होगा, बाउंस नहीं ना कर रहा है, एकदम बुझा रहा है कि कांच में और पानी में प्रकाश का चाल पानी में ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक 1.3 है, जबकि कांच के लिए अपवर्तनांक क्या है 1.5 है। तो सभी बच्चे बताएं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश का चाल कम होता है कि ज्यादा, कम होता है। यही तो सिखाना था मुझे। अपवर्तनांक और चाल में उल्टा संबंध है कि सीधा संबंध, उल्टा संबंध है। अब आपसे हम जो सवाल पूछे हैं सभी बताए कि इसमें किसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होगा, 2.5 में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। बोलो क्लियर हो गया। तो अपवर्तनांक से एक चीज हम लोगों ने सीख लिया, ये चीज सीखा कि अपवर्तनांक जो है वो कंपैरिजन है दो माध्यमों का, एक माध्यम रहेगा वायु और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, बस उस माध्यम से भाग देने की देर है। अगर आप कांच में प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिएगा तो वो कांच का अपवर्तनांक निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए अब हम आगे धीरे धीरे स्टेप को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप को समझते जाइए। चलिए हम एक माध्यम लेते हैं नीचे, ये मान के चलिए कि ऊपर हवा है यानी कि वायु और नीचे जो है पानी है। सभी बच्चे ये बताएं कि प्रकाश ऐसे चली
ठीक है, यहाँ पे अभिलंब होगा। अब बताइए ये किरण तो सीधे जा रही थी, किधर जाएगी ये हवा और पानी, कौन सा माध्यम है हवा? हवा क्या है? विरल है। और ये कौन सा माध्यम है? सघन है। बच्चों बताओ क्या होगा? सघन की माने सट जाएगा, किधर सट जाएगा? अभिलंब की ओर। तो देखो प्रकाश ऐसे जा रहा था पर वो इधर सघन में यानी कि सट गया, तो सट गया यानी कि रास्ता इसका बदल गया, प्रकाश की किरण बेंड हो गई, मुड़ गई। और मुड़ने का काम हमें सीधे सीधे बताओ जल्दी से, हवा ने किया कि पानी ने किया? है पानी ने किया। देखते जाओ एकदम एक से एक आपको क्वेश्चन हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान सुनो। पानी ने हवा के पथ को बदल दिया, चाल को तो बदल ही रहा था, पथ को बदल दिया। अभी अभी अपवर्तनांक इसका पढ़े हो म्यू, और म्यू अब पानी के लिए इंग्लिश में वाटर होता है, तो हम यहाँ म्यू डब्ल्यू लिख देंगे तो समझ जाओगे। म्यू वाटर वैल्यू कितना आया था? 1.3 आया था। चलो मैं एक और माध्यम यहाँ पे लिखता हूँ, और बताओ प्रकाश की किरण ऐसे हवा से चली, ठीक है, और अब ये जा रही है कांच में, नीचे क्या है? कांच। तो बताओ क्या होगा? आए अभिलंब की ओर मुड़ेगा। मैं थोड़ा देर के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताओगे? मैं अगर ये कहूँ तुमसे सभी बच्चों को कि यहाँ का एंगल मान के चलो कि 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, कुछ भी है, 10 डिग्री मान के चलो, तो तुम मुझे बता सकते हो 10 से कम होगा कि ज्यादा? 10 से कम होगा। समझ में आया? यानी यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो 10 से कम मतलब मान के चलो 9 हो गया, 8 हो गया। उसी सेम एंगल पर, सेम एंगल पर, सेम एंगल पर ही ये आया है, तभी जाकर के क्या हुआ है? 9 हुआ है, नहीं तो ये चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, अब सभी बच्चे ये बताएं कि इसका अपवर्तनांक कितना था? 1.5। दोनों में देखो, यहाँ 1.5 अपवर्तनांक है, यहाँ अपवर्तनांक क्या है? यानी कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए सवाल कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम का अपवर्तनांक मान के चलो μ1 है और एक का अपवर्तनांक क्या है? μ2। μ2 और μ1 में μ2 का मान ज्यादा हो तो अभिलंब की ओर मुड़ना किसमें ज्यादा होगा? μ2 में कि μ1 में? μ2 में। तो हमने ये चीज सीख लिया कि जब प्रकाश सबसे ज्यादा मुड़ती है तो उसके लिए उसका अपवर्तनांक भी क्या है? ज्यादा होना चाहिए। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो प्रकाश के किरण को ज्यादा मुड़ेगा, ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा, अब हम एक नए चीज से रिलेट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ रहे हो, बाद में पूछेंगे, ध्यान से सुनो। अब सुनो, यहाँ पानी की बात हो रही थी और यहाँ किसका? कांच का। सभी बच्चे बता सकते हैं किसमें ज्यादा कण नजदीक नजदीक होते हैं? तो बता सकते हो कि किसमें घनत्व ज्यादा होता है? कांच का घनत्व, पानी का घनत्व कम। अब ठीक से देखो जरा, अपवर्तनांक 1.3, 1.5। बताओ 1.5 और 1.3 ये तो अपवर्तनांक के मान थे, और अभी अभी तुम लोगों ने बोला कि सर कांच का अपवर्तन घनत्व ज्यादा होता है, और यहाँ अपवर्तनांक भी क्या आ गया? ज्यादा आ गया। यानी हमें ये चीज सीखने को मिला कि घनत्व और अपवर्तनांक में सीधा संबंध के उल्टा सीधा, घनत्व ज्यादा तो अपवर्तनांक भी ज्यादा, घनत्व कम तो अपवर्तनांक भी कम। बोलो समझ में आ गया? अब आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, सोच के बताइए। एक पानी है और एक तेल है, कोई भी तरह का तेल है, पानी और तेल में बता सकते हो किसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा? तो तुम दिमाग लगाओगे कि ओ कौन किसके ऊपर दहाता है, पहले ये चेक करते हैं। पानी और केरोसिन को या कोई तेल को डाल दो, कौन ऊपर आएगा? तेल हल्का है, तेल हल्का है, और हल्का वही होता है जिसका घनत्व कम पढ़े हो। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे रहता है। तो तुरंत फटाक से आंसर निकाल लोगे। देखो ये कहीं भी प्रकाश में कहीं पर भी घनत्व का बात नहीं है, किताब में भी नहीं है। मेरा अपना पर्सनल टेक्निक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि तुम लोग को मेरे पास जो भी है वो तुम ले लो, जो भी ट्रिक वगैरह वो जो भी है मेरे पास, वो सब चाहते हैं कि आप ट्रिकली क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपके माइंड में ये बैठ गया कि भाई जहाँ घनत्व ज्यादा होगा
तुरंत मार देंगे कि हाँ अपवर्तनांक भी इसका ज्यादा होगा, और जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर हो गया। अपवर्तनांक में आप ये समझ गए अपवर्तनांक है क्या, ये शुरू में बताए हैं कि बस कुछ नहीं, वायु में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को या तुलना को, कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया। किताब में अलग अलग भाषा में कुछ ऐसा चीज लिखा है जो तुम्हें नहीं बुझाएगा, वो भी बता दे रहे हैं, सुन लो। कहीं कहीं लिखा होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, कहीं कहीं लिखा होगा अपेक्षिक अपवर्तनांक, कहीं कहीं सापेक्षिक अपवर्तनांक। सबका मतलब समझ जाओगे तो तुम खुद से डेफिनेशन बना लो। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक जब माइंड में आए तो भाई निरपेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष क्या होता है। तो देखो निरपेक्ष जब शब्द आ जाए तो न से निरपेक्ष और न से निर्वात, याद रखना कुछ बदलेगा नहीं, सब चीज वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। निरपेक्ष में क्या होगा, अपवर्तनांक तुम निकालते कैसे हो, ऊपर वायु में प्रकाश की चाल और नीचे दिए गए माध्यम, दिए गए माध्यम में केरोसिन, पानी, कांच कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर खाली तुम वायु को हटाओ और ऊपर क्या कर दो, निर्वात, और नीचे वही माध्यम रखो, वही माध्यम रखो तो परिभाषा वही रहा, खाली नाम बदल गया। क्या नाम होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आपसे पूछे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बोलिए क्लियर है एकदम। अब सुनिए वो और वर्ड बोले हैं अभी, अपेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। ये सुनिए क्या है, ये क्या है कि भाई हवा को छोड़ो, निर्वात को छोड़ो, खाली जरूरी है क्या कि हम उसी से तुलना करेंगे। राम, श्याम, गीता, तीन को बात किए थे ना, क्या जरूरी है कि खाली राम से ही तुलना करें, सीता गीता में तुलना नहीं हो सकता, श्याम गीता में तुलना नहीं हो सकता है जब अलग से दो स्पेशल हम अपने मन से माध्यम का चुनाव कर ले, अपने मन से। जैसे ऊपर मेरा मन है मैं पानी से तुलना करना चाहता हूँ कांच का, पानी से तुलना करना चाहता हूँ कांच का, तो बताओगे, ध्यान देना लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद ये तीनों लिखवा देंगे, ध्यान से सुनो। ऊपर पानी, नीचे क्या चीज, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें, ऊपर पानी है नीचे कांच है। अब तुम्हें ये बताना है कि प्रकाश की किरण पानी से कांच में आएगा तो क्या होगा। चलो यहाँ से किरण आया, बताओ, यहाँ विलंब खींच दिए, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सीखने वाले हो। तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना एकदम नानी याद आ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना एग्जाम में, इसके बेस पर दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं ना, हम याद से, पानी से कांच में आ रहा है, प्रकाश की चाल को बदलेगा कौन, कांच बदलेगा। याद रखना ये लाइन अभी जो बोल रहे हैं, अपवर्तनांक उसी का निकलता है या उसी का निकालते हैं जो माध्यम में प्रकाश की चाल को बदल देता हो। अगर हम कहें कि प्रकाश कहां से कहां आया है, तो पानी से कांच में, तो अपवर्तनांक पानी का निकलेगा कि कांच का निकलेगा, कांच का निकलेगा। याद रखना हम यहाँ कांच के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं, पानी से। बात समझ में आया। अब मान लो पानी में प्रकाश का चल, ये इधर आ गया, मुड़ गया, तो हम चाहते हैं कि कांच का अपवर्तनांक निकाले। बता सकते हो कांच का अपवर्तनांक म्यू, और कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। हम म्यू जी का मान चाहते हैं, किसके किसके सापेक्ष चाहते हैं, एक और चीज लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तब पानी के सापेक्ष चाहते हैं, पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, यहाँ बगल में डब्लू लटका दे रहे हैं। अब यहाँ दिमाग में रहेगा ओ डब्लू वाटर के सापेक्ष निकालना है, किसका निकालना है, ग्लास का। याद रहे जिस माध्यम में जाएगा वही नीचे लिखाएगा, जिस माध्यम में प्रकाश का किरण जाएगा वही नीचे लिखाएगा। क्लियर हुआ। कहाँ जा रहा है, कांच में, तब प्रकाश का जो चाल लिखाएगा, प्रकाश का चाल नीचे कौन सा प्रकाश का चाल होगा, कांच का। चाल को इंग्लिश में भी से सूचित करते हैं, तो नीचे भी लिखेंगे, लेकिन जी लिखेंगे कि डब्लू, तो यहाँ भी जी हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इन ग्लास। समझ में आया। और यहाँ पे वेलोसिटी इन वाटर। बोलो क्लियर हो गया। ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो समझ जाओगे कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, ऐसा फॉर्मूलो देखेंगे। अब आज के बाद कभी भी ऐसे हम लिख दिए V1 या V2 तो तुरंत कहोगे कि ओ कहाँ से कहाँ जा रहा है, पर माध्यम एक से जा रहा है, माध्यम दो में। समझ में आया। अगर हम तुमसे यहाँ पर सवाल में पूछ दें कि ऊपर लिखा हुआ है V
जी और नीचे लिखा हुआ है VW। बोलो प्रकाश को कौन, प्रकाश को मोड़ कौन रहा है, वाटर मोड़ रहा है। इसको देख के फिगर भी बना लोगे। फिगर कैसे बनाना होगा, प्रकाश कहाँ से है, वाटर से, यानी कि पानी से। पानी से कहाँ जाएगा, अच्छा सॉरी ग्लास से, तो यानी कि कांच से जा रहा है पानी में, तो बोलो क्या होगा, अभिलंब से दूर, इधर भाग जाएगा इधर। बोलो ऐसे देखते ही बता दोगे। तो बोलो इसका जो नाम है, ये तो वायु से दूर दूर तक इसका बात नहीं हो रहा है, इसका वायु से कहीं कोई संबंध नहीं है, तो इसका नाम हमने रखा है अपेक्षिक अपवर्तनांक। बात समझ में आया, इसका अपवर्तनांक क्या है, अपेक्षिक, या दूसरा और क्या नाम हो सकता है, सापेक्षिक। दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब अपेक्षिक या सापेक्षिक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक। पूरा इंग्लिश में नाम हो गया मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया, तीनों बात समझ में आ गया। क्या तीनों कब लिख सकते हैं आराम से, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले अपवर्तनांक लिखते हैं। अपवर्तनांक हेडिंग दीजिए, बहुत यूज होने वाला है ये सब। बोले अपवर्तनांक हेडिंग दीजिए। हो गया, बोले अपवर्तनांक के लिए परिभाषा लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, सबका सिंबल साथ में लिखते चलेंगे, ब्रैकेट में सी लिख लीजिएगा। वायु में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में सी, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, ब्रैकेट में भी, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन या म्यू से सूचित किया जाता है, इसे एन या म्यू से सूचित किया जाता है। हो गया, अतः म्यू बराबर फॉर्मूला बताइए, सी बाई भी, सी बाई भी। इसका क्या कोई मात्रक होगा क्या, ये मात्रकहीन होंगे, बीमाहीन होंगे, ठीक है। चलो नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखो जो अभी हम बोले हैं, लिखो, बोले अपवर्तनांक उसी का निकलता है, अपवर्तनांक उसी का निकलता है जो माध्यम, जो माध्यम प्रकाश की चाल को बदल देता है, जो माध्यम प्रकाश की चाल को बदल देता है। हो गया, अब आप ये वाला भी लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सब चीज वही रहेगा। अपवर्तनांक इंग्लिश इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, के अनुपात को के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया? आपको याद है निरपेक्ष मतलब निर्वात के लिए हम लोग कौन से सिंबल बार बार यूज करते थे? क्या उसमें ऐसा लगा देते थे कि हमको समझ नॉट, समझ में आया? तो आप बता सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला का सिंबल क्या होना चाहिए सबके लिए? म्यू नॉट इक्वल सी नॉट बाय वी नॉट। वी नॉट नहीं होगा, वी नॉट इसलिए नहीं होगा और म्यू नॉट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो म्यू का मान बदलेगा ना ही भी का मान, खाली सी नॉट ही केवल किसका पहचान है? आए निर्वात, केवल निर्वात का। यानी यहाँ पे सी नॉट जो होगा वो केवल, नहीं तो माध्यम तो वही रहेगा ना, आंसर भी सबका वही आएगा। एक छोटा सा बात सुन लो फिर लिख लेना। निर्वात का मतलब क्या है सब कोई मालूम है? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं हो वो क्या है? अच्छा, वायु मतलब तो जानते हो। अगर मैं ये बोलूं तुमसे कि बता सकते हो कि वायु और निर्वात में कंपैरिजन करना है, वायु और निर्वात, तो कौन किसमें ज्यादा लाइट का स्पीड ज्यादा हो सकता है? यस, डेसिमल तक फर्क होता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं होता। इसीलिए निर्वात और वायु बोला जाता है। लगभग ये वैल्यू बराबर होते हैं, पर याद रखना है कि निर्वात में वायु की अपेक्षा हल्का सा प्रकाश का चाल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए हम निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपसे कभी अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में सही है, अब सही है के बाद अब ऑप्शन ए में लिख दे अपवर्तनांक लेस देन, मतलब अपवर्तनांक लेस देन। अब जैसे हम कहें कि आपेक्षिक अपवर्तनांक के जगह, ऐसे नहीं सॉरी, लिख दे कि वायु में अपवर्तनांक, वायु में अपवर्तनांक n1 है, ठीक है, और निर्वात में अपवर्तनांक n2 है। किसी माध्यम का, किसी माध्यम का वायु में अपवर्तनांक n1 है और निर्वात में अपवर्तनांक क्या है? n2 है। तो निम्नलिखित में सत्य है n1 बराबर n2, ऑप्शन बी n1 इज लेस देन एंड इक्वल टू n2, ऑप्शन सी n1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n2, और ऑप्शन डी n1 इज लेस देन n2। तो बता सकते हो कौन सही हो? सी, बोलो कौन सही है? हम वायु में कुछ को लिए हैं n1 को, और निर्वात में n2 को। किसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होता है? निर्वात में अधिक होता है। तब जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो उसका अपवर्तनांक कम होता है। बोलो, ये बताए हैं कि नहीं? जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा हो उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो किसका अपवर्तनांक कम होगा? वायु का कि निर्वात का? है? निर्वात का। निर्वात का अपवर्तनांक कम होगा तो कम वाला चिन्ह किधर लगा हुआ? किसमें लगा हुआ? सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ, ये चिन्ह नहीं भी रहे, मान के चलिए खाली ऐसे लिखा है तो भी आपको ये सही रहेगा। समझ में आ गया? तो ये बात दिमाग में रखना है कि जिसका प्रकाश का चाल ज्यादा होगा, प्रकाश का चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अपवर्तनांक कम किसका हुआ? निर्वात का, और ज्यादा किसका होगा? वायु। बोलो, क्लियर हो गया? चलो, फॉर्मूला तुम लोग लिख लिए? ये वाला फॉर्मूला लिख लिए हो? अभी जो लिखवाए थे यहाँ पे म्यू बराबर सी नॉट बाई भी लिखवाए थे। अब आपका कौन सा अपवर्तनांक आ गया लास्ट? आपेक्षिक, आपेक्षिक अपवर्तनांक।
तो सब लोग हेडिंग लगाइए। अपेक्षिक को सापेक्षिक भी बोल सकते हो, ठीक है। अपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ बोलें। वायु या निर्वात को छोड़कर यदि अन्य दो माध्यमों में तुलना करना हो, वायु या निर्वात को छोड़कर, वायु या निर्वात को छोड़कर वायु या निर्वात को छोड़कर यदि अन्य दो माध्यमों में तुलना करना हो, तुलना करना हो तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, 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 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अब रुक जाओ यहीं पर और जल्दी से एक सवाल पूछ रहे हैं। सारे पढ़ाई का मेन निचोड़ यहीं पे है। अगला लाइन क्या होगा, इसके बाद क्या लिखोगे? ये अपवर्तनांक किसका कहलाएगा, दूसरे का कि पहले का? क्यों दूसरे का? क्यों? नीचे कौन है, नीचे कौन है? दूसरा है। देखो मेन आज के लेक्चर का सबसे बड़ा चीज यही है। जो बच्चा इस चीज को समझ गया कि किसका अपवर्तनांक निकल रहा है, तब तो मजा आ जाएगा स्नेल नियम में। खूब बढ़िया से समझोगे सब। तो आप बताइए अगला लाइन क्या होगा? दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। ऐसे बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं किसके सापेक्ष? पहले माध्यम का। बोलो क्लियर हुआ एकदम? अब लिखना शुरू करते हैं। कहां तक लिखे बोलो? अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया? समझ में आ गया? अतः अब मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे मैंने मान लो म्यू लिख दिया, या 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, और ऊपर लिख दिए V1 चाहे V2 लिख दिए या V2 लिख दिए, ये बता सकते हो ये किसका अपवर्तनांक है, दूसरे का कि पहले का? ये दूसरे का अपवर्तनांक है। समझ में आया? तब V2 नीचे लिखो चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं, तुम्हारे अपने समझदारी से काम लेना है। इधर 1 2 लिखो चाहे 2 1, कोई बहस नहीं है। तुम्हें यहाँ ध्यान देना है नीचे क्या है, V2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ 2 1 लिख दिया और ऊपर लिख दिया V2, समझ में आएगा? तो ये किसका अपवर्तनांक है? ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक है। और कैसा अपवर्तनांक है? सापेक्षिक। ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। और एक बहुत खूबसूरत चीज इसी में आगे देखोगे, आप भिन्न में पढ़ाई की होगे मैथ में, अंश और हर में किसी चीज से भाग दे देने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है कि नहीं? अंश और हर में किसी चीज से भाग दे दे उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ये 1 म्यू 2 जो देख रहे हो, मैं ऐसे लिखा 1 म्यू 2 लिख दिया, ठीक है, और तुम्हें लोग खुद बताओगे इसके बाद क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नीचे ऊपर, याद रखना जो यहाँ पे रहे उसे नीचे कर देना, जो शुरू में रहे उसे ऊपर कर देना, ये याद रखना। अब एक नया परिभाषा उभर के आने वाला है, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। यहाँ पे देख, मैंने इसको क्या किया, कुछ अलग तरीका से इसको लिखने का प्रयास किया। अंश और हर में सी से भाग दे दिया, अंश और हर में किससे भाग दे दिया, बोलो क्या बिगड़ जाएगा इसका, कुछ बिगड़ा क्या, सी से भाग दोगे तो सी तो कट ही जाएगा। लिखना कुछ इस कदर है ना, कि ये c बाई भी या c बाई v1 ऐसे c ऊपर चला जाए, इसको ऐसे तरीका से लिखो कि इस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। मैथमेटिक्स का प्रयोग करना है बस, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि v1 अपने जगह पे रहे, ठीक है, और मान के चलो कि मैं यहाँ पे c ऊपर लिख दिया और यहाँ ऊपर क्या लिख दिया, v2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, चाहे ऐसे करके, ऐसे लिखे हुए हैं ना, और गुणन c बाई क्या लिखे हुए हैं, नहीं v1 बाई क्या लिखे हुए हैं, c1। बोलो ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, क्यों, कटेगा तो वही आएगा क्या, देखो तो v1 आ ही जा रहा है, v2 80 80 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मैं इसको एक और तरीका से, जैसे c बाई v2 लिखे हुए हैं, मैंने इसी चीज को, अब भुला जाओ कि ये बीच में कुछ लिखा हुआ है, मेन चीज यहाँ पर ध्यान दो, आगे बढ़ते जाओ और समझते जाओ आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, c बाई, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि पलटेगा तो v1 तो यहाँ फिर आ ही जाएगा। अच्छा, अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यही पढ़े कि प्रकाश की चाल अगर वायु में किसी माध्यम से भाग दे दिया जाए तो वह अपर्तनांक बन जाता है ना, ये अपेक्षिक अपर्तनांक नहीं है, ये खाली क्या है, अपर्तनांक। तो बोलो इसे हम अपर्तनांक बोल सकते हैं क्या, किसका अपर्तनांक बोल सकते हैं, दूसरे माध्यम का, यानी μ2 बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, μ1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे हम μ2 थोड़ा सा अलग लिख दे रहे हैं, μ2 बाई μ1। यहाँ देखो क्या लिखे हैं, 1 μ2। अब तुम यहाँ से डिसाइड करो, यहाँ से डिसाइड करो, ये वाला लाइन को पहले एक जगह लिख के देखो क्या होता है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पहले म्यू लिख लो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, तुम्हें मालूम है कि नीचे क्या लिखना है और ऊपर क्या लिखना है, v1। कंपेरिजन करो, ये वाला वैल्यू किसके बराबर आया, μ2 बाई μ1 के। तुम फॉर्मूला को इसे देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, देख सकते हो। ये बोलो किस माध्यम का अपर्तनांक है, और ये प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो इसलिए v1 बाई v2 है, 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में गया तो इसलिए फॉर्मूला लिखा गया v1 बाई v2। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 2 से 1, मतलब दूसरे माध्यम का अपर्तनांक में अगर भाग दे दिया जाए किससे, पहले माध्यम के अपर्तनांक से, तो भी हमें अपेक्षिक अपर्तनांक मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका इसका सीधा संबंध है कि उल्टा है, उल्टा है रे बाबू। देखो v1 ऊपर है और μ1 यहाँ नीचे है, ये इसी का ना है, 1 लगा हुआ है। तो अब आपसे हम ये बोले कि बताओ, यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला कि v का संबंध म्यू से कैसा होता है, उल्टा। प्रकाश की चाल और अपर्तनांक में उल्टा संबंध होता है, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो बस याद रखना, v1 हो तो सामने μ2 लिखाएगा और v2 हो तो सामने क्या लिखाएगा, μ1। बस यही याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्नेल के नियम को समझने के लिए। चलिए अब आप लोग उसके नीचे ये नोट कर लीजिए।